वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास 9th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के NCERT के फुल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट फर्स्ट जो कि हमारा पेज नंबर 3 पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैटर होंगी। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे ये बताया था कि मैटर क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास खुद का कोई मास हो और खुद की कोई वॉल्यूम हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। या फिर मैंने आपको ये बताया था कि मैटर को हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो मैटर को हम लोग जो है टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। साइट मीन्स क्या होता है, देखना होता है। जिसको हम लोग स्मेल कर सकते हैं या फिर जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो होंगे हमारे, वो किस में कंसीडर करे जाएंगे, मैटर में कंसीडर करे जाएंगे। तो अगर हम लोग चेयर की बात करें तो चेयर का क्या है, खुद का कोई मास है, तो चेयर हमारी क्या होगी, ये मैटर होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग एयर की बात करें तो एयर क्या है, जनरली एयर जो होती है ये क्या है, गैसेस का मिक्सचर है और ये क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो एयर भी हमारी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग लव की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें इमोशंस आ जाएं, जिसमें फीलिंग्स आ जाएं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी मैटर नहीं होती हैं। जैसे कि लव हो गया, तो लव हमारा क्या है, एक तरीके का इमोशन है। तो इमोशन हमारे क्या होते हैं, ये मैटर नहीं होते हैं। तो मैंने ये भी बताया था, अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, कि जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, मैटर नहीं होती हैं। और इसमें क्या क्या आता है, लव आ जाता है, अफेक्शन आता है, इमोशंस आते हैं, थॉट आता है, आइडिया आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैटर नहीं होती हैं। अब अगर हम लोग स्मेल की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि मैटर क्या होगा, जिसके पास खुद की कोई स्मेल हो, तो स्मेल क्या है, ये मैटर है। इसी तरीके से अगर हम लोग हेट की बात करें तो हेट का क्या है, एक तरीके का इमोशन है या एक तरीके का हमारी फीलिंग है। तो हेट क्या है, ये मैटर नहीं होता है। अगर हम लोग आलमंड्स की बात करें तो आलमंड के पास खुद का कोई मास होता है। आप भाई बादाम लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, 1 किलो बादाम दे दो। तो जर्नली इसका खुद का कोई मास है, तो ये मैटर है। इसी तरीके से अगर हम लोग थॉट की बात करें तो थॉट हमारा क्या होगा, ये मैटर नहीं होगा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग कोल्ड की बात करें तो कोल्ड भी क्या है, एक तरीके का इमोशन ही तो है कि आज हमको ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है। तो इससे मैटर का तो कोई रिलेशन नहीं है। तो कोल्ड हमारा क्या होता है, मैटर नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक जल्दी क्या होगी, ये मैटर होगी, क्योंकि ये क्या हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम में मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग परफ्यूम के स्मेल की बात करें तो अगेन मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास खुद की कोई स्मेल होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। तो जो परफ्यूम की स्मेल होती है ये भी हमारी क्या होती है, मैटर में कंसीडर करी जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मैटर होंगी, चेयर मैटर होगा, एयर भी मैटर होगी, फिर हमारा क्या आ जाएगा, स्मेल, ये भी मैटर है। देन आलमंड्स भी मैटर होंगे, स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी मैटर होगा, और कोल्ड ड्रिंक ये भी हमारा क्या होगी, मैटर होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको रीजन देना है एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब गरम गरम खाना बनता है तो उसकी जो स्मेल है वो बहुत दूर से हमारे पास आ जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कोल्ड फूड की बात करें तो इसकी जो स्मेल होती है, अगर हम लोगों को कोल्ड फूड की स्मेल चेक करनी है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसके पास जाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको रीज़न दे दो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से हम लोग जो है इसके आंसर को देख लेते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूज़न। तो ऐसा जो है डिफ्यूजन की वजह से होता है। सो व्हेन द फूड इज हॉट देन इट्स पार्टिकल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब खाना गर्म होता है
तो खाना जब गर्म होगा तो इसके पार्टिकल्स के पास क्या होगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी फूड के पार्टिकल्स की, और ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे फूड के पार्टिकल्स होंगे वो एयर के साथ क्या कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत दूर तक की जो है डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेते हैं। सो when the food is hot then its particle have more kinetic energy, so these particles mix with air and travels meters away, ठीक है। but when the food is cold, लेकिन जब हमारा फूड जो है ठंडा होता है तब क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है फूड के पार्टिकल्स की वो कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी फूड के पार्टिकल्स की कम हो गई, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी फूड के पार्टिकल्स की कम हो जाती है तो क्या होता है कि ये एयर के साथ मिक्स नहीं कर पाते हैं, और जब ये एयर के साथ मिक्स नहीं कर पाते हैं तो इनकी जो स्मेल है ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, और हमको इनको पास से ही स्मेल करना पड़ता है, या हम लोगों को इनकी स्मेल के लिए पास जाना पड़ता है। सो बट व्हेन द फूड इज कोल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज लेस, जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की होती है वो लेस हो जाती है। सो दे डू नॉट मूव दैट मच डिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोल्ड फूड की स्मेल होती है वो उतने दूर तक की हमको नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डाइवर है मीन्स जो स्विमर है वो क्या कर रहा है, जब वो स्विमिंग पूल में तैर रहा है तो वो वाटर को कट करते हुए जा रहा है। तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें, सो दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट लिक्विड पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है कि जो भी हमारा मैटर है, या इस समय हमारा मैटर क्या है, लिक्विड, कि जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सो दैट्स वाई ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो डाइवर है ये स्विमिंग पूल में वाटर को कट कर ले रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी कि जो हमारा मैटर है इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ बता दो। तो अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स विच आर एज फॉलोज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है पार्टिकल्स की, कि जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही स्मॉल नेचर को शो करते हैं, मीन्स पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन नेचर। तो जो हमारा पार्टिकल होता है जिससे हमारा मैटर मिलके बनता है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर हम लोग इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब इनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनमें सबसे कम स्पेस होता है, उसके बाद हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनमें इंटरमीडिएट स्पेस होता है, मीन्स सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है। और अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को देखें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्शनल फोर्स को हम लोगों ने क्या बोला था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर हम लोग यहीं से देखें तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी होगी, सॉलिड की होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। देन हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, और फिर हमारा क्या आएगा, गैस आएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें पार्टिकल्स की, तो जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एवरीवेयर। अब ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअसली जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है पार्टिकल्स की, जो भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं
इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पार्टिकल्स की होती हैं मैटर के। सेट सेकेंड, जो कि हमारा पेज नंबर 6 पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। तो कोई भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो उसके मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है इसका मतलब होता है घना, कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने पास पास हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे सब्सटेंस दे दिए गए हैं और हम लोगों को जो है इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी डेंसिटी के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। तो अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। अब जब ये बहुत ज़्यादा पास होंगे तो इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और फिर उसके बाद हमारे लिक्विड की डेंसिटी होती है, एंड देन गैसेस की डेंसिटी होती है। तो अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, जो एयर निकल रही होगी चिमनी से। तो जो एयर है दैट इज एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। अब ये इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की जो डेंसिटी होगी ये सबसे कम होगी। देन अगर हम लोग कॉटन की बात करें तो जो कॉटन होता है ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा। इसकी डेंसिटी जो होगी एयर से ज़्यादा होगी, लेकिन ये सेकंड नंबर पे होगा। देन अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग लिक्विड को देखते हैं। तो लिक्विड में अगर हम लोग वाटर और हनी को लें तो वाटर हमारा क्या होता है, इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू हनी। अगर आप लोग हनी को चेक करोगे तो ये क्या होता है, गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये ज़्यादा क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हमारा जो वाटर होता है इसकी डेंसिटी आती है कॉटन के बाद। देन हमारा क्या आएगा, हनी आएगा, क्योंकि ये दोनों ही लिक्विड है। लेकिन यहाँ पर वाटर जो है इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है हनी से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आयरन और चॉक में। तो अगर हम लोग चॉक की बात करें तो चॉक भी सॉलिड है और आयरन भी सॉलिड है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो जो चॉक की डेंसिटी होगी ये क्या होती है, आयरन से कम होती है, क्योंकि आयरन क्या होता है, रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन अगर हम लोग चॉक की बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, एयर, जो कि हमारे चिमनी से एग्जॉस्ट हो रही होगी। फिर हमारी कॉटन आ जाएगी, देन वाटर की डेंसिटी होगी, उसके बाद हमारा हनी आएगा, उसके बाद किसकी डेंसिटी होगी, चॉक की डेंसिटी होगी, एंड देन लास्ट में आयरन की डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा क्या है, सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट ए, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोगों को डिफरेंसेस बताने हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में। तो अगर हम लोग यहाँ से डिफरेंसेस की बात करें तो जनरली हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोगों को सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताने हैं। तो अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स हैव ए फिक्स शेप, साइज एंड डेफिनिट वॉल्यूम। तो जो भी हमारे सब्सटेंस सॉलिड होते हैं इनकी क्या होती है, खुद की एक फिक्स शेप होती है, एक साइज होता है और इनकी एक डेफिनिट वॉल्यूम होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स हैव नो शेप। लिक्विड्स की खुद की कोई शेप नहीं होती है, खुद का कोई साइज नहीं होता है, लेकिन इनकी जो वॉल्यूम होती है ये क्या होती है, डेफिनिट होती है। अब लिक्विड्स हमारे जो भी होते हैं ये क्या करते हैं, ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं, या फिर जिस वेसल में इनको स्टोर किया जाता है ये उसकी शेप ले लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स शेप। जो भी हमारे गैसेस होते हैं इनकी ना तो कोई खुद की शेप होती है और ना ही इनका क्या होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। अब हम लोग जो है सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सॉलिड्स हमारे क्या होते हैं, ये जनरली फ्लो नहीं करते हैं, तो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड्स और गैसेस की बात करें तो लिक्विड्स जो होते हैं ये आसानी से फ्लो करते हैं और गैसेस भी हमारी क्या करती हैं, बड़े आसानी से फ्लो करती हैं। अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे सॉलिड्स होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड्स की कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं। तो लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटी। तो जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है
ये मॉडरेट होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो जो गैसेस होती हैं इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इनकी जो है बहुत कम डेंसिटी होती है, मीन्स गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। अब इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी हमारे सॉलिड्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड्स की बात करें तो जनरली जितने भी लिक्विड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये कैसी होती है, मॉडरेट होती है। ना तो बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है, ये कैसी होती है, मॉडरेट होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो गैसेस हैव जनरली वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो भी हमारे गैसेस होती हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की क्या कर ली, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी इनके डिफरेंसेस को भी देख लिया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे टर्म्स दे दिए गए हैं, हम लोगों को एक एक करके सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें दैट इज रिजिडिटी, तो एनी सब्सटेंस विच इज अनबेंडिंग। अब कोई भी हमारा ऐसा सब्सटेंस जो अनबेंडिंग हो, जिसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते, जैसे पेन है, इसको हम लोग बेंड तो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा पेन है ये कैसा है, रिजिड है। और कोई भी हमारा सब्सटेंस जो कि इनफ्लेक्सिबल हो, वो सारे के सारे सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, रिजिड कहलाते हैं। और इस प्रॉपर्टी, अब ये जो मैटर की हमारी प्रॉपर्टी होती है, इस मैटर की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नोन एज रिजिडिटी। तो कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। और मैटर की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिडिटी बोलेंगे। अब अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट देन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम क्लोजर। तो ये क्या है, ये भी हमारे मैटर की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। और इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग जो है अपने मैटर पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम लोग जो है मैटर पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या आ जाते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिक्विड्स की बात करें तो जब हम लोग लिक्विड्स को कंप्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने के बाद क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास पास आ जाते हैं कि ये सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या है, दैट इज फ्लूइडिटी। तो एनी सब्सटेंस विच कैन ईजिली फ्लो इज टर्म्ड एज फ्लूइड। तो कोई भी हमारा ऐसा सब्सटेंस जो बड़े आसानी से फ्लो कर जाए वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो ये हमारी जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है ये क्या कहलाती है, ये फ्लूइडिटी कहलाती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे गैसेस होती हैं और जो लिक्विड्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, ये फ्लूइड नेचर को शो करते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, दैट इज फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी गैस है ये पूरे के पूरे कंटेनर को, जिसमें हम लोग जो है गैस को स्टोर कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे कंटेनर को किस तरीके से फिल कर देती है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज वेरी हाई। तो हम लोगों को ये पहले से ही पता है कि जो भी हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जब ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो जो भी पार्टिकल्स, अब जिस कंटेनर में हम लोग जो है गैस को स्टोर करेंगे उसमें क्या होगा कि जो भी गैस के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरे के पूरे कंटेनर में क्या कर लेंगे, अपने आप को फिल कर लेंगे। सो दे मूव इन ऑल द डायरेक्शंस, एज ए रिजल्ट द कंटेनर फिल्ड। अब इसी तरीके से अगर हम लोग शेप की बात करें, सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरफोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो भी हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं इनकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग लिक्विड्स और गैसेस की बात करें तो ये जनरली क्या करते हैं, ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें इनको
फिल किया जाता है, या फिर ये उस वेसल की शेप ले लेते हैं जिसमें हम लोग इनको फिल करते हैं। तो याद क्या रखना है कि जो भी हमारे सॉलिड्स होते हैं इनकी क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है, लेकिन वहीं पे लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं इनकी खुद की कोई शेप नहीं होती है। ये जो है कंटेनर की या फिर जिस वेसल में इनको स्टोर किया जाता है ये उसकी शेप ले लेते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अब ऐसी एनर्जी जो हमारी बॉडी में मोशन की वजह से होती है तो वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सो ऑल द मूविंग बॉडीज हैव काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी हमारी मूविंग बॉडीज होती हैं उन सबके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ पर आप लोग ये बताइएगा मुझे कि पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होती है। आप लोग अभी पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस का अगर हम लोग जो है मास और वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या है, मास और वॉल्यूम का क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। और डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, RHO, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पे M हमारा क्या होता है, मास होता है, V हमारी वॉल्यूम होती है, और ये रो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, देन हमारे लिक्विड्स आते हैं, और फिर हमारे क्या आती है, गैसेज आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हमको कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी और हम लोगों को उनके रीजंस देने हैं। तो पार्ट ए में बोल रहा है ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारी गैस होती है जिस वेसल में या जिस कंटेनर में हम लोग इसको फिल करते हैं तो ये क्या करती है, उसको कंप्लीटली फिल कर देती है। तो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। सो दिस इज बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज वेरी हाई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस कंटेनर में हम लोग इनको स्टोर करते हैं या जिस वेसल में हम लोग इसको स्टोर करते हैं उसमें क्या करने लगते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं और हर एक जगह क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है कंटेनर को कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं जिसमें हम लोग इनको रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके टीचर्स जो हैं इसको पूछते रहते हैं। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो गैस होती है ये क्या करती है, जिस कंटेनर में हम लोग इसको रखते हैं उसकी जो सरफेस होती है, मीन्स जो उसकी वॉल होती है उस पर क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो हमको बता दो कि ऐसा क्यों करती है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें, सो दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैज़ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा इस वजह से होता है कि जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हम लोग जो है इसको कंटेनर में फिल करते हैं तो ये क्या करने लगते हैं, ये इधर उधर मोशन करने लगते हैं और ये वॉल्स पे जाकर क्या करने लगते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और उस पे क्या करते हैं, एक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। और इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं उन पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, क्योंकि प्रेशर हमारा क्या होता है, ये एक तरीके की फोर्स है, ठीक है। प्रेशर क्या है, एक तरीके की फोर्स है। तो जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो जैसे ही हम लोग इसको इस कंटेनर में फिल करेंगे तो ये इधर उधर मोशन करने लगेंगे और ये क्या करेंगे, ये कंटेनर की जो वॉल्स हैं इस पर क्या करेंगे, एक फोर्स को एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कंटेनर है उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। सो व्हेन वी फिल द गैस इन द कंटेनर दे मूव थ्रू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन इट, दैट्स वाई गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जिसकी वजह से क्या होता है, जो गैस होती हैं ये कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग पार्ट सी को देखें तो अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारी वुडन टेबल होती है इसको हम लोगों को क्या बोलना चाहिए, सॉलिड बोलना चाहिए। तो ये पूछ रहा आखिर ऐसा क्यों। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें, सो दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वुड आर दैट मच क्लोज एंड दे हैव ए वेरी हाई
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो हमारे वुड के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा पास होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड साइज होता है। सो दैट्स वाई द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारी वुडन टेबल होती है वो क्या कहलाती है, सॉलिड कहलाती है। अब हम लोग जो है फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। तो वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एयर में हम लोग जो है बड़े आसानी से अपने हैंड को क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को जो है एक सॉलिड जो कि हमारा लकड़ी का कोई भी एक ब्लॉक हो, अगर उसमें हम लोगों को अपने हैंड को मूव करना है तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत होती है, एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें, सो दिस इज बिकॉज द स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज वेरी हाई। तो हम लोगों को पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और जब बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो बड़े आसानी से हम लोग क्या करते हैं, अपने हैंड को एयर में मूव कर लेते हैं। सो वी कैन मूव आवर हैंड इन एयर, बट ऑन द अदर हैंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वुड हैव वेरी लेस स्पेस। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग सॉलिड वुड के पार्टिकल्स की बात करें तो इनके बीच में क्या होता है, बहुत कम स्पेस होता है। अब जब इनके बीच में बहुत कम स्पेस होगा क्योंकि ये सॉलिड है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। दैट्स वाई वी नीड ए लॉट ऑफ फोर्स टू डू द सेम इन द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उस लकड़ी के ब्लॉक को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, या उसमें अपने हैंड को मूव कराने के लिए। तो दैट्स वाई वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। इस वजह से हम लोगों को क्या चाहिए होता है, एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो इस सॉलिड ब्लॉक में क्या कर सके, अपने हैंड को मूव करा सके, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स को क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है। बट यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लेकिन हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो हमारी आइस होती है ये क्या करती है, ये वाटर पे फ्लो करती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आखिर ऐसा ये क्यों करती है, फाइंड आउट वाई। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है इसके आंसर को देखें तो आइस इज सॉलिड इन नेचर। तो आइस क्या होती है, ये सॉलिड नेचर को शो करती है। बट द डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर। लेकिन जो आइस की डेंसिटी होती है ये कैसी होती है, ये वाटर से कम होती है। अब जब आइस की डेंसिटी वाटर से कम होगी तो क्या करेगी, आइस वाटर के ऊपर क्या करेगी, फ्लो करेगी। सो दैट्स वाई द आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आइस होती है ये वाटर पे फ्लो करती है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आइस तो सॉलिड है, फिर इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो क्यों होती है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है जिसके बेसिस पे जो आइस है इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो ये इस वजह से वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लो करती है। सेट थर्ड जो कि हमारा पेज नंबर 9 पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को टेम्परेचर केल्विन स्केल में गिवन है और हमको इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जब हमारा टेम्परेचर केल्विन स्केल में गिवन हो और अगर हमें उसे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 273 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या हो जाएगा, 300 माइनस 273। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर हम लोग बी पार्ट को देखें तो अगेन हमको इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो 373 माइनस क्या हो जाएगा, 273। तो हमारे पास कितने डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी हम लोग जो है केल्विन स्केल से
सेल्सियस स्केल में मूव करते हैं तो -273 कर देंगे, और जब हम लोग जो है सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में मूव करते हैं तो +273 केल्विन कर देंगे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको वाटर की फिजिकल स्टेट के बारे में बता दो जब उसका टेम्परेचर 250 डिग्री पर हो। तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो जाता है, हमारा वाटर बॉयल कर जाता है और ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम लोग इसको 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि जब हमारे वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो हमको ये पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, हमारा वाटर जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है, मीन्स ये बॉयल करने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ वाटर हमारा क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और कुछ वाटर क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो ये लिक्विड नेचर को भी शो करेगा और गैसियस नेचर को भी शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो जब भी हमारे सब्सटेंस की जो स्टेट है वो चेंज होने वाली होती है तो ये कांस्टेंट क्यों हो जाता है। मींस जब हमारा सब्सटेंस जो है, सपोज कर लीजिए हमारा सब्सटेंस सॉलिड है, तो अगर सॉलिड जो है जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर हो जाता है ये कांस्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा सब्सटेंस लिक्विड है तो लिक्विड जब सपोज कर लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, हमारा वाटर बॉयल करने लगता है और ये बॉइलिंग स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से आगे क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। हम लोग इसको जितनी भी हीट प्रोवाइड करते हैं तब भी इसका टेम्परेचर क्या रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आखिर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें, सो द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फॉर एनी सब्सटेंस। अब ऐसा इस वजह से होता है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो इस वजह से कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी हीट एनर्जी होती है वो सारी की सारी जो हीट एनर्जी है वो कहाँ पे यूटिलाइज होती है, वो हमारे फेज चेंज में यूटिलाइज हो जाती है। मीन्स अगर यहाँ से देखो, अगर हमारा लिक्विड है, अब ये लिक्विड जो है जब ये गैसेस में कन्वर्ट होगा, अगर हम लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम लोग जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या होगा कि जो हीट एनर्जी है वो सारी की सारी हीट एनर्जी क्या करेगी, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगी, ब्रेक करेगी और इसको गैस में कन्वर्ट करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज द हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन फेज चेंज, कि जो सारी की सारी हीट एनर्जी है वो इसके फेज चेंज में यूटिलाइज हो जाती है। मीन्स अगर सॉलिड है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, फेज चेंज में हो रही है, एंड सच हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और इसी हीट को हम लोगों ने क्या बोला था, लेटेंट हीट बोला था। और लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक मेथड बता दो जिसके बेसिस पे जो भी हमारी गैसेस हैं उनको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर। अब देखो मेथड ये होगा कि अगर हम लोग गैस के प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, गैसेस के जो भी पार्टिकल्स होंगे बहुत पास पास आ जाएंगे, और अगर हम लोग जो है इन्हीं पार्टिकल्स को कूल कर दें, मीन्स अगर हम लोग टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें हमारे जो गैस के पार्टिकल्स होंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर वन वर्ड आंसर पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, गैस का प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, इसके पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेशर लग रहा होगा इसको बढ़ा देंगे, और जो टेम्परेचर होगा उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी गैस होगी ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सेट 4 जो कि हमारा पेज नंबर 10 पर है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे।
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा डेजर्ट कूलर होता है ये बहुत ज़्यादा कूलिंग क्यों करता है, बहुत अच्छी कूलिंग क्यों करता है हॉट ड्राई डे में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो ए हॉट ड्राई डे मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी हाई। तो अगर हम लोग हॉट ड्राई डे की बात करें तो हॉट डे होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और अगर ये डे ड्राई भी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ह्यूमिडिटी है ये भी क्या होगी, बहुत कम होगी, एंड द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो। सो बोथ दीज फैक्टर्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवोपोरेशन। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि जो एवोपोरेशन का रेट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि एवोपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा एवोपोरेशन होगा, एंड एवोपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जब कम है तो एवोपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, एवोपोरेशन बढ़ेगा। और जैसे ही एवोपोरेशन बढ़ेगा तो हमको पता है कि एवोपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डेजर्ट कूलर है ये बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा अच्छी, जब हमारा हॉट ड्राई डे होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग जो है अपने वाटर को अर्दन पॉट, जिसको हम लोग मटका भी बोलते हैं, अगर समर में उसमें रख दें तो ये आखिर ठंडा क्यों हो जाता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें, सो ड्यूरिंग समर्स द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्दन पॉट सरफेस एवोपोरेट्स कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ऐसा इस वजह से होता है कि अगर हम लोग अपने अर्दन पॉट, जिसको हम लोग मटका भी बोलते हैं, इसमें अगर हम लोग पानी भर के रख देते हैं तो क्या होता है कि जो मटका होता है इसकी सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन छोटे छोटे पोर्स की वजह से क्या होता है कि जो वाटर है ये क्या करता है, ये इन पोर्स से रिसने लगता है, मीन्स बाहर निकलने लगता है। और जब ये बाहर निकल जाता है तो हम लोगों ने देखा है कि जो मटके की आउटर सरफेस होती है ये कैसी हो जाती है, ये गीली हो जाती है। आप लोगों को अगर आपके घर में मटका होगा तो आपने देखा होगा कि समर में मटके की जो आउटर सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल गीली रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें कंटिन्यूअसली एवोपोरेशन होता है। और जब एवोपोरेशन होता है तो हम लोगों को पता है कि एवोपोरेशन की वजह से क्या होगा, कूलिंग होगी। और इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा वाटर इस मटके के अंदर प्रेजेंट होता है ये कंटिन्यूअसली क्या करने लगता है, कूल करने लगता है। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स की हीट एनर्जी है ये क्या कर रही है, ये सारी की सारी एवोपोरेट हो जा रही है इन्हीं पोर्स के थ्रू जा करके। तो अंदर हम लोगों को कैसा पानी मिलता है, अंदर हम लोगों को कोल्ड वाटर मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम लोग अपनी हथेली में जो है, ठीक है, पेट्रोल, एसीटोन और क्या कहते हैं परफ्यूम को रखते हैं तो हमको ठंडा क्यों लगता है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो ऑल दोज लिक्विड्स विच क्विकली वेपोराइज्ड दे आर कॉल्ड वोलेटाइल लिक्विड्स। तो ऐसे सारे लिक्विड्स जो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हों, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हों, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं। और एसीटोन, पेट्रोल और ये जो परफ्यूम होते हैं ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे ही हम लोग इनको अपने पाम में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे पाम से क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उस जगह पे क्या होता है, हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम लोगों को क्या लगता है कि जो हमारा पाम है वो कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। क्योंकि जनरली ये क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमको कैसा लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है। सो दे एब्जॉर्ब द हीट ऑफ आवर हैंड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाम बोल रहे हैं, एंड कॉजेस कूलिंग, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या लगता है, ठंडा लगने लगता है। बिकॉज ये क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर रेदर देन ए कप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो है सॉसर से जो है हॉट टी और मिल्क को बड़े आसानी से पी लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग कप की बात करें तो कप में हम लोग जो है हॉट टी और मिल्क को नहीं पी पाते हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें, सो दिस इज़ बिकॉज सॉसर कवर्स ए लार्जर एरिया।
एज कम्पेयर टू द कप। तो अगर हम लोग सॉसर की बात करें तो सॉसर जनरली क्या होता है, इसका एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और जब एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एवोपोरेशन ज़्यादा होगी, और हम लोगों को पता है कि एवोपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होता है। तो क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है तो सॉसर में क्या होता है, एवोपोरेशन ज़्यादा होता है, और ये क्या कर देता है, जो भी इसके अंदर हॉट टी और मिल्क होता है उसको ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो है बड़े आसानी से हॉट टी और मिल्क को क्या कर लेते हैं, सॉसर में बहुत जल्दी पी लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कप की बात करें तो कप का क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत कम होता है। अब जब इसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा तो इसमें एवोपोरेशन कम होगी, और जब एवोपोरेशन कम होगी तो इसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, टी हो गया या मिल्क हो गया, ये क्या होगा, बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम लोग कोई गर्म चीज़ सॉसर में रख देते हैं तो ये जल्दी ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कप। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार आपके टीचर्स इसको पूछते हैं, तो बड़े अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी शुड वियर इन समर। तो हमसे पूछ रहा है कि हम लोगों को किस टाइप के क्लोथ्स जो हैं गर्मियों में पहनने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम लोगों को जो है कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए समर में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा कॉटन होता है ये बहुत अच्छा एब्जॉर्वर होता है, इट इज़ अ गुड एब्जॉर्वर ऑफ स्वेट। ये जो है स्वेट को बड़े आसानी से एब्जॉर्व कर लेता है, और इसकी जो सरफेस होती है, अब ये जो कॉटन का क्लोथ होगा, अगर आप लोग इसको देखें तो इसकी सरफेस पे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कॉटन का क्लोथ है इसमें क्या होता है, बहुत फास्ट एवोपोरेशन होता है। अब जितना ज़्यादा फास्ट एवोपोरेशन होगा उतनी ही ज़्यादा कूलिंग होगी। इसी वजह से क्या होता है कि हम लोगों से बोला जाता है कि आप लोग गर्मियों में कैसे कपड़े पहने, कॉटन के क्लोथ्स पहने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है PDF की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जो है NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने लेक्चर भी नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हो, क्योंकि मैं सारी की सारी जो है क्लास 9th की साइंस कवर अप कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के जो है सारे के सारे वीडियोस से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।